मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे लेवल्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट के सभी कार्य मैनेजमेंट के सभी स्तरों पर किए जाते हैं, लेकिन इसमें केवल एक डिग्री का अंतर होता है। आफ्टर क्लैरिफाइंग मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट के अर्थ और नेचर को स्पष्ट करने के बाद अब प्रश्न उठता है कि व्हाट डिफरेंट फंक्शन, कौन कौन से कार्य मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अतिरिक्त सक्सेसफुली पूर्व निर्धारित टारगेट को पूरा करने के लिए, किसी भी संगठन के पूर्व निर्धारित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, हाउ डज एन आइडिया पास थ्रू वेरियस मैनेजरियल लेवल्स, किस प्रकार से एक जो विचार है वो विभिन्न प्रबंधकीय स्तरों से पास होकर के एक रियलिटी कैसे बनता है, वास्तविकता कैसे बनता है। आंसर टू बोथ दी क्वेश्चन, दोनों प्रश्नों के उत्तर इस चैप्टर में दिए जा रहे हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के स्तर। इट विल बी बेनिफिशियल, यह फ़ायदेमंद होगा कि पहले हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझ लें और उसके बाद लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को जानें। ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संस्था में काम करने वालों को दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। जो एम्प्लॉयज़, नंबर 1 मैनेजरियल मेंबर्स, एक तो होता है प्रबंधकीय सदस्य और दूसरा अप्रबंधकीय सदस्य। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिवीजन ऑफ एम्प्लॉयज़ के इस विभाजन के आधार पर एक ऑर्गेनाइजेशन को दो विस्तृत स्तरों में बांटा जा सकता है। नंबर ए प्रबंधकीय स्तर और दूसरा अप्रबंधकीय स्तर। नंबर 1 प्रबंधकीय जो मेंबर्स हैं उनमें इस कैटेगरी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, विभागीय प्रबंधक, निरीक्षक इत्यादि शामिल होते हैं। इन्हें मैनेजर्स कहा जाता है क्योंकि वे एक या अन्य व्यक्तियों को मैनेज करते हैं। मैनेजर वो व्यक्ति है जो किसी को मैनेज करे। दस दे ऑल हैव सबॉर्डिनेट्स, इसलिए उन सब के पास क्या होते हैं, अधीनस्थ या नीचे काम करने वाले होते हैं। द सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का रैंक सब क्रम में सबसे ऊपर होता है, सबसे उच्च होता है। डिपार्टमेंटल मैनेजर, विभागीय जो मैनेजर हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अधीनस्थ होते हैं, उसके नीचे काम करते हैं। और जो सुपरवाइज़र वर्क अंडर द डिपार्टमेंटल मैनेजर, और जो निरीक्षक हैं वो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के हैं। इनको निरीक्षक की बजाय हम पर्यवेक्षक कहेंगे। सुपरवाइज़र्स ये डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के अंतर्गत काम करते हैं। सो दे आर सबॉर्डिनेट टू देम, वो ये इसलिए वो इनके अधीनस्थ हैं। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार वर्कर सुपरवाइजर्स के यहाँ अधीनस्थ होते हैं। और वर्कर को छोड़ करके वो सभी व्यक्ति मैनेजर्स कहलाते हैं। अपने डेजिनेशन को इरिस्पेक्टिव, चाहे उनका कोई भी डेजिनेशन हो, सभी को हम मैनेजर कहेंगे। ही द मैनेजर ओनली, यह केवल मैनेजर ही है जो प्रबंधकीय स्तरों को बनाता है और उनका लिंक उनके अंदर क्लैरिफाई किया जा सकता है इस डायग्राम के द्वारा। सबसे पहले चीफ एग्जीक्यूटिव, उसके बाद डिपार्टमेंटल मैनेजर के बाद सुपरवाइजर और देयर आफ्टर वर्कर, ये इस क्रम में आते हैं। इट इज़ क्वाइट एविडेंट, यह स्पष्ट है ऊपर के डायग्राम से कि सभी एम्प्लॉई जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वो एक श्रृंखला बनाते हैं, एक क्रमवार श्रृंखला बनाते हैं। दिस इज़ नोन एज चेन ऑफ अथॉरिटी, से अधिकारों की श्रृंखला कहा जाता है। चेन ऑफ अथॉरिटी एक्सप्लेन करती है सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में, उच्च अधिकारियों और अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच में उन लिंक का काम एक्सप्लेन करती है, उनमें क्या संबंध है। इन दिस चेन, इस चेन में एक मैनेजर को दूसरे से जोड़ा जाता है वर्टिकल फॉर्म में। और इन दिस मैनर, इस तरीके से ये चेन टॉप टू बॉटम बहुत सारी प्रबंधकीय पोस्ट बनाती हैं
जिसे हम प्रबंधकीय स्तर कहते हैं। द टर्म लेवल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकीय स्तर जो ये शब्द है, इसका मतलब है कि एक डिमार्केशन की लाइन, एक रेखा विभिन्न प्रबंधकीय पोजीशन के मध्य में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो लेवल ऑफ मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि मैनेजमेंट की अथॉरिटी, उनके अधिकार क्या होंगे, और जिस प्रकार हम टॉप से बॉटम, उच्च से नीचे के स्तर पर आते हैं तो अथॉरिटी की जो डिग्री है, अधिकारों की डिग्री है, वो कम होती चली। पॉइंट नंबर 2, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स, अप्रबंधकीय सदस्य। इस कैटेगरी में वर्कर्स को शामिल किया जाता है। ये वो एम्प्लॉइज़ हैं जो प्रत्यक्ष रूप से कार्य पर काम करते हैं, और द प्लेस एट विच, ऐसे एम्प्लॉइज़ जिस स्थान पर कार्य करते हैं उसे प्लेटफॉर्म एरिया कहा जाता है। एज दे आर एट द लोएस्ट लेवल ऑफ चेन इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि वो ऑर्गेनाइजेशन की श्रृंखला में सबसे निचले स्तर पर होते हैं। दे डोंट हैव एनी सबॉर्डिनेट्स, उनके पास कोई अधीनस्थ नहीं होते या उनके नीचे कोई काम करने वाला नहीं होता। दैट इज़ वाई, इसलिए उन्हें हम मैनेजर्स नहीं कह सकते। इस कारण दे आर नॉट काउंटेड अमंग लेवल ऑफ मैनेजमेंट, इसलिए इन्हें हम प्रबंधकीय स्तर में नहीं गिनते। दे फॉर्म द नॉन मैनेजरियल लेवल, वे अप्रबंधकीय स्तर को बनाते हैं। नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधकीय स्तरों की संख्या। लेवल ऑफ मैनेजमेंट डोंट हैव ए डेफिनेट नंबर, इनका कोई सुनिश्चित संख्या नहीं है। इनका नंबर इनकी नेचर के अनुसार फिक्स होता है। इनकी साइज़, बिजनेस के साइज़ और उसकी नेचर के अनुसार फिक्स होता है। ब्रैच ने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को 3 निम्नलिखित कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1, एक तो उच्च स्तर पर, मध्य स्तर पर, और तीसरा लोअर यानी कि निचले स्तर पर या पर्यवेक्षक प्रबंध। लेवल ऑफ मैनेजमेंट और इसके विभिन्न कंपोनेंट्स, इनके विभिन्न जो घटक हैं, इनको निम्नलिखित डायग्राम के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, ये सब आते हैं। और मिडल लेवल मैनेजमेंट में डिपार्टमेंटल मैनेजर, डिप्टी डिपार्टमेंट मैनेजर, ऑपरेशनल फंक्शन मैनेजर और सुपरवाइज़र। फॉरमैन लेवल पे अगर हम कहें तो लोअर लेवल या ऑपरेशनल मैनेजमेंट का जो लेवल है, तो तीसरा लेवल है, उसमें सुपरवाइज़र और फॉरमैन आते हैं। दीज 3 आर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। और जो नीचे प्लेटफॉर्म एरिया डॉटेड लाइन में दिया हुआ है, दिस इज शोइंग वर्कर्स ऑफ नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ये वर्कर हैं या अप्रबंधकीय सदस्य हैं, इन्हें हम अप्रबंधकीय स्तर कहेंगे। तो ये पूरा डायग्राम आपको लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को दर्शाता है। अब हम एक एक करके इनको देखेंगे। नंबर 1, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उच्च स्तरीय प्रबंध। टॉप लेवल मैनेजमेंट में निदेशक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इत्यादि शामिल होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक सिंगल व्यक्ति या एक ऑफिसर्स की समिति हो सकता है। सीईओ को हम बड़े कई नामों से जान सकते हैं, जैसे एमडी, जीएम, प्रेसिडेंट इत्यादि। टॉप मैनेजमेंट हैज़ ऑल द मैनेजमेंट अथॉरिटी, जो उच्च प्रबंध है उनके पास सभी प्रबंधकीय अधिकार होते हैं, और इन्हीं अथॉरिटी के कारण इन ऑफिसर्स को इस लेवल पे वो अपने ओनर के प्रति और अपने शेयर होल्डर, जो कंपनी के हैं ओनर्स या शेयर होल्डर एक ही बात होती है, इनके प्रति वो क्या होते हैं, जवाबदेह होते हैं। निम्नलिखित फंक्शन आते हैं इनकी लिस्ट में टॉप लेवल मैनेजमेंट की। नंबर 1, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों को निर्धारित करना। टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। उदाहरण के लिए एक उद्देश्य सेट हो सकता है किसी एक आने वाले साल का, कंपनी की बिक्री का, कि हमें 1000 करोड़ को क्रॉस करना है। नंबर 2, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज़, नीति निर्धारण करना। इस लेवल पर जो उद्देश्यों को प्राप्त करने की नीतियां बनाई जाती हैं, उदाहरण के लिए ये सेल्स पॉलिसी हो सकती है, कैश सेल्स, केवल कैश सेल्स के लिए जो हम बना सकते हैं। नंबर 3, एक्टिविटीज़ निर्धारित करना, क्रियाओं को निश्चित करना। विभिन्न एक्टिविटी
जो भी एक ऑब्जेक्टिव फिक्स किया गया है उसको पूरा करने के लिए जो की जाएंगी, जैसे विक्रय, क्रय, विज्ञापन, उत्पादन, शोध या रिसर्च इत्यादि। नंबर 4, असेंबलिंग रिसोर्सेज, संसाधनों को असेंबल करना, इकट्ठा करना। जो जरूरी संसाधन है उनको अरेंज किया जाता है एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए, जैसे कि पूंजी, कच्चा माल, स्थायी संपत्तियां इत्यादि। नंबर 5, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस, कार्य निष्पादन को कंट्रोल करना। वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कार्य का जो प्रोग्रेस है, उसकी उन्नति है, उसे क्लोजली मॉनिटर किया जाता है कंपनी में वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए। और नंबर 6, अप्रूविंग बजट, बजट अप्रूव करना। बजट विभिन्न मैनेजर्स के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है और इन्हें फाइनल शेप दी जाती है। और जैसे कि अप्रूवल इज़ गिवन टू द बजट, यानी कि यहाँ बजट्स को अप्रूव किया जाता है, उनको मान्यता दी जाती है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे मिडिल लेवल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल मैनेजमेंट टॉप लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच का है, बीच का स्तर होता है ये। अंडर दिस डिविजन्स हेड, डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, प्लांट सुपरिटेंडेंट्स एंड ऑपरेशन मैनेजर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं जैसे विभागीय जो हेड हैं, डिपार्टमेंटल के हेड हैं विभागीय। इसके अलावा जो डिप्टी डिपार्टमेंटल हेड्स, डिप्टी डिपार्टमेंट उप विभागीय अध्यक्ष, और प्लांट को के जो सुपरिटेंडेंट होते हैं वो आते हैं। और इसमें परिचालन प्रबंधक आते हैं, यानी कि फंक्शनल मैनेजर्स इस सब में शामिल होते हैं। फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स। निम्नलिखित इनके कार्य हैं मुख्य। नंबर 1, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज़, पॉलिसीज़ को इंटरप्रेट करना। एट दिस लेवल, इस लेवल पर जो पॉलिसीज़ टॉप लेवल मैनेजर्स के द्वारा बनाई जाती है उनको इंटरप्रेटेड किया जाता है। जैसे मार्केटिंग मैनेजर अपने सेल्समैन को सेल्स पॉलिसी से अवगत कराता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है। दैट एट नो कॉस्ट, कि किसी भी कीमत पर उधार बिक्री नहीं की जाएगी। नंबर 2, प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप, संगठनात्मक सेटअप तैयार करना। प्रत्येक मध्य स्तरीय मैनेजर अपने डिपार्टमेंट्स की आउटलाइन तैयार करता है, अपने ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्यों के अनुरूप उसे तैयार करता है। तीसरा, अपॉइंटिंग एम्प्लॉइज़ को अपॉइंट करना, उनकी नियुक्ति करना। प्रत्येक विभागीय प्रबंधक अपने डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। नंबर 4, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, दिशा निर्देश देना। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने अधीनों को इस बारे में इंस्ट्रक्शन देता है कि व्हाट अबाउट टू डू, क्या करना है और इसे कैसे करना है। और जो आवश्यक संसाधन उन सबॉर्डिनेट्स को उपलब्ध करवाए जाते हैं ताकि वे उनको सौंपे गए कार्यों को बिना किसी रुकावट के कर सके। नंबर 5, मोटिवेटिंग एम्प्लॉइज़ को अभिप्रेरित करना। मिडिल लेवल मैनेजर्स अपने एम्प्लॉइज़ को अभिप्रेरित करते हैं विभिन्न साधनों से ताकि वे ज़्यादा कुशलता से कार्य कर सके संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने में। और नंबर 6, क्रिएटिंग कोऑपरेशन, इसमें सहयोग का निर्माण करना, सृजन करना। कोऑपरेशन विभिन्न डिवीज़न के बीच में ज़रूरी होता है कंपनी के उद्देश्यों को सक्सेसफुली, माने सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए, और ये मिडिल लेवल मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है। नंबर 3, लोअर लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, निम्न स्तर या परिचालन प्रबंध।
इसे हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्रबंध भी कहते हैं। इसके अंतर पॉइंट नंबर 3, लोअर लेवल और ऑपरेशनल मैनेजमेंट, निम्न स्तर या परिचालन प्रबंध। इट इज़ आल्सो नोन एज सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, इसे हम सुपरवाइजरी मैनेजमेंट भी कहते हैं। अंडर दिस, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जो फोरमैन हैं या पर्यवेक्षक हैं ये शामिल होते हैं। इन्हें फर्स्ट लाइन मैनेजर्स कहते हैं। फॉलोइंग आर द वेरियस फंक्शन, इनके निम्नलिखित कार्य हैं लोअर लेवल मैनेजर्स के। नंबर 1, सबमिटिंग वर्कर्स ग्रीवेंसेस, कर्मचारियों की जो शिकायतें हैं उनको सबमिट करना। लोअर लेवल मैनेजर्स आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ये अपने वर्कर्स के एम्प्लॉइज़ के प्रत्यक्ष कांटेक्ट में होते हैं, संपर्क में होते हैं। वे अपने आप ऑर्डिनरी प्रॉब्लम, वर्कमैन की सामान्य जो समस्याएं हैं उनको सुलझाते हैं, और जो सीरियस जो उनकी वर्कर्स की जो शिकायतें हैं उनको मिडिल लेवल के मैनेजर को सबमिट कर देते हैं। और नंबर 2, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट, कार्य का अच्छा वातावरण इंश्योर करना। लोअर लेवल मैनेजर ये इंश्योर करते हैं कि पानी, बिजली, हवा और सफाई इत्यादि का उचित प्रबंध हो, और कार्य के स्थान पर इनका प्रबंध हो, और दिस इंक्रीजेज एफिशिएंसी, इससे कुशलता बढ़ती है। नंबर 3, इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। एक्सीडेंट्स की संभावना को अनल्ड किया जा सकता है, उनके लिए मशीन के चारों ओर लेंसेज वगैरह फेंसेस वगैरह बनवा करके उनके चारों ओर उनको किसी तरह का घेरा इत्यादि बना करके, फेंसिंग करके, तारबंदी करके उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। नंबर 4, हेल्पिंग मिडिल लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट की मदद करना। वे मध्य स्तर के मैनेजर्स की रिक्रूटिंग में, भर्ती में, प्रशिक्षण में और एम्प्लॉइज़ को प्रमोट करने में, उनकी पदोन्नति करने में मदद करते हैं। नंबर 5, इनवाइटिंग सजेशंस, इसमें सुझाव इसमें आमंत्रित करते हैं। ये वे अपने सबॉर्डिनेट से सुझाव भी इनवाइट करते हैं कि किस प्रकार से कार्य की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। नंबर 6, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशन, अच्छे मानवीय संबंधों को बनाना। ये अच्छे मानवीय संबंध भी बनाते हैं ताकि अल्टरकेशन कैन बी अवॉइडेड एट द वर्क प्लेस, कार्यों पर किसी प्रकार का विरोधाभास को रोका जा सके। और फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स के अंदर हम कल करेंगे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू। मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की, प्रबंध के कार्यों की। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस के रूप में, एक प्रक्रिया के रूप में डिफाइन किया गया है। मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये मुख्य रूप से इंटर रिलेटेड जो क्रियाएं हैं वो की जाती है, इनको शामिल किया जाता है। इन एक्टिविटीज़ को इनके फंक्शन कहा जाता है या प्रबंध के तत्व कहा जाता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स को पिक्चोरियली प्रेजेंटेड इन seriatim in the following diagram, इन्हें एक डायग्राम के रूप में दर्शाया गया है, इन्हें एक तस्वीर का रूप दिया गया है, जिसमें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट्स को इस तरह से दर्शाया गया कि नंबर 1 पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, और नंबर 4 पे डायरेक्टिंग के ये 4 कार्य हैं: सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन, आफ्टर दैट कंट्रोलिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक प्लानिंग। प्लानिंग से आशय है कि पहले से सोचना। दूसरे शब्दों में प्लानिंग फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को, यानी भविष्य की क्रियाओं को डिटरमाइन करना होता है ताकि डिजायर्ड माने वांछित परिणामों को प्राप्त किया जा सके। प्लानिंग के अंतर्गत यह सुनिश्चित किया जाता है कि क्या किया जाना चाहिए
और हाउ इट शुड बी डन, इसे कैसे किया जाना चाहिए और कौन या किसके द्वारा इसे करना चाहिए। इफ़ बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ए जॉब, किसी कार्य के शुरू होने से अगर ये सभी पॉइंट्स पूरी तरह से इनको ना सोचा जाए तो क्या होगा कि जो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो प्लानिंग इज़ ए लॉन्ग प्रोसेस, ये एक लंबी प्रक्रिया है और जिसके पूरा होने के लिए निम्नलिखित स्टेप चाहिए। नंबर 1, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, उद्देश्यों को निर्धारण करना। 2, उसके लिए प्रेमिसेस विकसित करना। और तीसरा, अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शंस, विभिन्न विकल्पों को पहचानना, उनका इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना। और उसके बाद प्लान को कार्यान्वित करना और उसके बाद फॉलो अप एक्शन लेना। और नंबर 2 पे है ऑर्गेनाइजिंग। इसका मतलब है कि किसी भी सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न हिस्सों की इस प्रकार से तालमेल करना, उस प्रकार से उसको समायोजित करना। इन ऑर्डर टू मेक द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, पहले कार्य को बनाने के लिए, प्लानिंग को करने के लिए, उसको कार्य रूप देने के लिए, फंक्शनल करने के लिए एक रोल्स का ढांचा फ्रेम करना होता है और उसे नीड टू बी फेम्ड एंड सस्टेन्ड, उसे बना करके उसको जीवित भी रखना पड़ता है, लगातार जारी रखना पड़ता है। और इस स्ट्रक्चर को बनाने की जो प्रक्रिया है, रोल्स के स्ट्रक्चर को, इसे हम ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं। प्लानिंग इज जस्ट टू पुट सम आइडिया इन राइटिंग। प्लानिंग क्या है? कुछ विचार को रिटर्न में लेना, उसको लिखित में लेना, लेकिन इस आइडिया को रियलिटी में, वास्तविकता में बदलना और के लिए एक ग्रुप ऑफ पीपल है नीडेड, एक लोगों के समूह की आवश्यकता होती है। और फर्दर टू स्ट्रीमलाइन द एक्टिविटीज़ ऑफ द ग्रुप ऑफ पीपल ऑर्गेनाइजिंग रिक्वायर्ड, और इन व्यक्तियों के समूह की एक्टिविटी को एक रूप देने के लिए, एक दिशा में करने के लिए ऑर्गेनाइजिंग की आवश्यकता होती है। अंडर दिस, इसके लिए पूरा प्रोजेक्ट विभिन्न स्मॉल जॉब्स में बांटा जाता है और इन जॉब्स को डेजिग्नेटेड पोस्ट को सौंपा जाता है, विच विल क्लैरिफाई, जो ये स्पष्ट करती है कि एक विशेष कार्य किस पोस्ट के ऊपर किया जाएगा। टू यूनाइट वेरियस जॉब्स इनटू वन डिपार्टमेंट, विभिन्न कार्यों को एक डिपार्टमेंट में एकीकृत करना और एम्प्लॉइज़ की राइट्स और ड्यूटीज़ को स्पष्ट करना जिन्हें हमने वेरियस पोस्ट पर अपॉइंट किया है। और एंड टू डिफाइन रिलेशनशिप, और विभिन्न पोस्ट या एम्प्लॉइज़ के बीच में संबंधों को परिभाषित करना इत्यादि। निम्नलिखित स्टेप्स इस ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन को पूरा करने के लिए लिए जाते हैं। नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन और डिवीजन ऑफ वर्क, कार्यों की पहचान और उनका विभाजन करना। दूसरा, विभागीयकरण करना। और तीसरा, ड्यूटीज़ असाइन करना या सौंपना। और चौथा, रिपोर्टिंग के जो संबंध है वो एस्टेब्लिश करना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। स्टाफिंग, नियुक्तिकरण, इसका मतलब होता है कि लोगों के द्वारा पोस्टों को भरना और उन्हें भरे हुए जारी रखना, यानी कि उन्हें परिपूर्ण रखना। इन प्लानिंग में आइडियाज़ को एक लिखित संरचना दी जाती है। दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजिंग में विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ कन्वर्टिंग दिस आइडिया, इन विचारों को रियलिटी में बदलने के उद्देश्य से एक स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है विभिन्न पदों का। और आफ्टर ऑर्गेनाइजिंग कम स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग के बाद नियुक्तिकरण की बारी आती है जिसमें इन पोस्टों पर लोगों को लगाया जाता है ताकि कार्यों को किया जा सके, उनको परफॉर्म किया जा सके। इस तथ्य के अनुरूप या इसके विचार में द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक संगठन की जो सफलता है वो ये है कि किस प्रकार से प्रत्येक एम्प्लॉई कितनी अच्छे ढंग से अपना
काम करता है और इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन इससे भी ज़्यादा बढ़ जाती है। स्टाफिंग इंक्रीजेज इवन मोर, और भी बढ़ जाती है। और फॉलोइंग स्टेप्स, इस कार्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स लिए जाते हैं। नंबर 1, मैन पावर की रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट का अनुमान लगाना। फिर उसके बाद भर्ती करना, चयन या चुनाव करना, और चौथा इन्हें कार्य पर लगाना, और पांचवा इनका प्रशिक्षण और विकास। नंबर 4 पे है डायरेक्टिंग। इसका मतलब है दिशा निर्देश देना, मार्गदर्शन करना, संदेश वाहन देना, और लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना, इंस्पायर करना, उन्हें प्रेरित करना। डायरेक्टिंग के अंतर्गत 4 एक्टिविटीज आती हैं। इसमें सुपरविजन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, मोटिवेशन आते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इन 4 एक्टिविटीज़ का निम्नलिखित है। नंबर 1, सुपरविजन। सुपरविजन का मतलब होता है पर्यवेक्षण। इसका मतलब है कि रूटीन वर्क को, अपने सबॉर्डिनेट के डेली रूटीन के रोज़मर्रा की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना और उन्हें उचित रूप से गाइड करना। सुपरविजन एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है डायरेक्टिंग कार्य का, जो कि मैनेजमेंट का कार्य है। सुपरविजन का एक इम्पोर्टेंट फीचर है कि इसमें सुपरवाइजर और उसके सबॉर्डिनेट में फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, यानी कि आमने सामने का संपर्क अति आवश्यक है। और दूसरा, कम्युनिकेशन का मतलब है संदेशवाहन। इसका मतलब है कि अपने तथ्यों को, विचारों को, अपनी भावनाओं को इत्यादि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला, और मेकिंग हिम अंडरस्टैंड देम, ताकि वो उसे अच्छी तरह से समझ लें। एक मैनेजर को लगातार अपने सबॉर्डिनेट्स को बताना होता है कि क्या करना है, कैसे करना है, और विभिन्न चीज़ों को कब करना है। और आल्सो इट इज़ वेरी एसेंशियल, और यह भी जानना जरूरी होता है कि उनके रिएक्शन, उनकी प्रतिक्रिया क्या है टू डू। ये करने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक प्रभावपूर्ण टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा उसके अंदर डेवलप हो, विकसित हो। कम्युनिकेशन बाय डेवलपिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन के माध्यम से आपसी समझ का विकास होकर के और उनमें एक सहयोग की भावना उसके अंदर भर देता है, और जिससे एक ऐसा इन्वायरमेंट बन जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समन्वय का वातावरण बन जाता है। और नंबर 3 पे है लीडरशिप। इसका मतलब है कि लोगों को इस प्रकार से दूसरों को इन्फ्लुएंस, प्रभावित करना कि वो जैसा लीडर चाहे वैसा भी कार्य करें। लीडरशिप एक इम्पोर्टेंट भूमिका अदा करता है डायरेक्टिंग में। ओनली थ्रू इसी क्वालिटी के माध्यम से एक मैनेजर अपने सबॉर्डिनेट्स के अंदर विश्वास और उत्साह भर देता है। और नंबर 4 पे है मोटिवेशन। इसका मतलब है वो प्रक्रिया जो लोगों को वांछित उद्देश्य प्राप्त करने के लिए उनको एक्साइट कर देती है। और अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के विभिन्न घटकों के अंतर्गत यह केवल मानवीय जो घटक है जो गतिशील होता है और जो दूसरे फिजिकल रिसोर्सेज को गतिमान रखता है। अगर ह्यूमन रिसोर्सेज स्टैटिक हो जाता है, स्थिर हो जाता है, तो दूसरे रिसोर्सेज ऑटोमेटिकली जो इमोबाइल हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, इसलिए या रुक जाते हैं। इसलिए ये ज़रूरी होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को मोटिवेट करना ताकि वो गतिशील रहें और अवेयर रहें और अपनी ड्यूटी को करने के लिए उत्सुक रहें। बोथ मॉनिटरी, दोनों ही प्रकार के यानी मौद्रिक और अमौद्रिक लाभ एम्प्लॉइज़ को दिए जाते हैं मोटिवेशन के लिए। मैनेजमेंट का 5वां कार्य है कंट्रोलिंग। इसका मतलब है कि वास्तविक परिणामों को वांछित परिणामों के क्लोजर लेके आना, उनके नज़दीक लाना। अंडर दिस, इसके अंतर्गत जो मैनेजर्स हैं ये मॉनिटर करते हैं कि कार्य जितने जो प्लान सेटअप किए गए थे उनके अनुसार परफॉर्म किए गए हैं कि नहीं। ही और शी आल्सो चेक्स वेदर the quality and quantity of job performed is in alignment to the predetermined standards।
वो ये चेक करता है कि क्या कार्य की मात्रा और उसकी गुणवत्ता, जो कार्य किया गया है वो पूर्व निश्चित किए गए जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनके अनुरूप है कि नहीं। डेविएशन को चेक किया जाता है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को पूर्व निर्धारित मानकों या स्टैंडर्ड के साथ अपने इसको कंपेयर करके इनको चेक किया जाता है, विचलन मापे जाते हैं। डेविएशन का मतलब विचलन। आफ्टर दिस, इसके बाद क्या किया जाता है, इनको सही करने के उपाय किए जाते हैं अगर कोई नेगेटिव डेविएशन हो, विपरीत अगर विचलन हो तो, और सो दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट कैन बी मिनिमाइज, ताकि एक्चुअल रिजल्ट और जो वांछित रिजल्ट्स है उनके डिफरेंस को कम किया जा सके। इसलिए कंट्रोलिंग प्रोसेस के लागू होने के कारण ऑल द बोटलनेक्स कमिंग इन द वे ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, जो कार्य प्रगति पर होता है उसके रास्ते में आने वाली जितनी भी जो रुकावटें हैं या कमियां हैं उनको रिमूव किया जाता है और प्रयास किए जाते हैं। एफर्ट्स ऑफ ऑल द पीपल स्टार्ट अप्रोचिंग, और जो वांछित दिशा की ओर सभी लोगों के जो प्रयास है वो अप्रोच करना शुरू कर देते हैं, पहुंचना शुरू कर देते हैं। और इन द फॉर्म ऑफ कंक्लूजन, निष्कर्ष रूप में कंट्रोलिंग प्रोसेस के 5 मुख्य स्टेप्स हैं। नंबर 1, परफॉर्मेंस के मानक सुनिश्चित करना। नंबर 2, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मापना। और तीसरा, एक्चुअल को स्टैंडर्ड या मानकों के साथ कंपैरिजन उनका करना, तुलना करना। और नंबर 4, डेविएशन या विचलन्स को विश्लेषण करना। और नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और इसको सही करने के उपाय करना। यहाँ डेविएशन के बारे में मैं आपको बता दूं, डेविएशन का मतलब होता है जब कोई विश्लेषण करना। और नंबर 5, टेकिंग करेक्टिव एक्शन, और इसको सही करने के उपाय करना। यहाँ डेविएशन के बारे में मैं आपको बता दूं, डेविएशन का मतलब होता है जब कोई अंतर रह जाता है। मान लीजिए कोई स्टैंडर्ड आपने सुनिश्चित किया कि हमें 1000 यूनिट बनाने हैं 1 घंटे के अंदर पूरे प्रोडक्शन यूनिट के अंदर, और अगर आपके 900 यूनिट बनते हैं तो इसके अंदर आपके 100 यूनिट का डेविएशन है। और वो कौन सा डेविएशन हुआ, क्योंकि 1000 का स्टैंडर्ड था लेकिन 900 बने, तो इट मीन्स देयर इज ए नेगेटिव डेविएशन। ये क्या है, नकारात्मक विचलन है, यानी कि आपके स्टैंडर्ड से ये कम बना है। और इसके विपरीत अगर 1000 की बजाय 1100, 1050 बनते हैं, इट मीन्स इट इज़ पॉजिटिव डेविएशन, तो ये फेवरेबल होता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।